स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स का आज लेक्चर नंबर 8 लेकर हम आए हैं। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड इमेज है। आप देखें तो हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Total internal reflection, optical fiber is the based on total internal reflection. ऑप्टिकल फाइबर जो होता है कि आपका एप्लीकेशन ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है स्टूडेंट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देखें कि यहाँ पे आप देखें कि एक इमेज है और यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारा कोई सोर्स है। देखिए, ये आपका सोर्स है और सोर्स से हमारे डिफरेंट रेज निकली हुई है और ये मीडियम हम सपोज करते हैं कि ये मीडियम हमारा डेंसर है और ये मीडियम हमारा रेयर है। ऑप्टिकली डेंसर और ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ये ऑप्टिकली आपका डेंसर मीडियम है। यहाँ से एक रेज सीधे जा रही है आपकी, तो ये रेज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में पास होती है क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। ये आपका इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। यहाँ पे रेयरर मीडियम को और ये डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो जब रे यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो ये दूसरे मीडियम में आपकी ऐसे निकल जाती है विदाउट डेविएशन। इसमें डेविएशन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखें सेकंड रेज है, तो आपको ये मालूम है कि ये हमारा नॉर्मल एक्चुअल में ये रेज इसमें होनी चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हम ले लेते हैं। ये आप देखें, ये हमारा एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बनना चाहिए, इस जगह पर फिगर होना चाहिए। तो हम दूसरा रेज लेते हैं। ये आपका है स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका। तो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते कहाँ से है? नॉर्मल से। तो नॉर्मल हमारा ये है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखिए कि पहले भी हम लोगों ने देखा, जब रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब रेज हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भागती है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये रेज हमारी ये रिफ्रैक्टेड रेज है, तो रिफ्रैक्टेड रेज हमारी नॉर्मल से दूर हट रही है। एक रेज यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, तो अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इंक्रीज करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इंक्रीज करेंगे तो ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है ग्रेजिंग करती है, इसी पर इंटरफेस पर चलने लगती है। तो यानी इंटरफेस पर ये जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका रेयरर मीडियम में जब 90 डिग्री हो जाता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो हमारी रेज जो होती है रिफ्रैक्टेड रेज सेकंड मीडियम में न जाकर पुनः उसी मीडियम में बैक कर जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि डेफिनेशन है द एंगल फॉर टू क्रिटिकल एंगल के लिए पहले देखेंगे। द एंगल फॉर टू गिवन मीडिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम
एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले हमारा टॉपिक होता है क्रिटिकल एंगल का। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हुआ। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सघन माध्यम में वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो यही बात आपका कह रहा है, द एंगल फॉर टू गिवन मीडिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। अब आप देखें कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो हमारी जो रेज होती है वो सेकंड मीडियम में ना जाकर, रेयरर मीडियम में ना जाकर बैक कर जाती है डेंसर मीडियम में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब हमारी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको TIR बोलते हैं शॉर्ट में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी देखिए कि अगर डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तो हमारी लाइट जो होती है दूसरे मीडियम में यानी रेयरर मीडियम में न जाकर डेंसर मीडियम में ही रिटर्न बैक कर जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन जो होता है कि डेली लाइफ में स्टूडेंट हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलता है। इसका कई एग्जाम्पल होते हैं। या तो आप क्या कहते हैं, रेगिस्तान की मिर्च का सुना होगा आपने, ठंडे प्रदेशों की लूमिंग सुनी होगी। तो ठंडे प्रदेशों में लूमिंग होती है और रेगिस्तान में मिर्च का होता है। और बहुत सारे गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि जब कोलतार रोड पर आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि रोड पर कहीं पानी लगा हुआ है, बट वहाँ पे पानी नहीं होता है, इल्यूजन होता है, एक तरह से भ्रम होता है। और वो भ्रम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और जैसे ही भ्रम रेगिस्तान में मिर्च का होती है, ऊँटों को पानी का भ्रम होता है और पानी के लिए वो दौड़ते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, कि अगर प्रकाशिक भ्रम होता है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। अभी हम उसको देखेंगे उस टॉपिक को जब एप्लीकेशन पार्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आप ये इजीली समझ गए हो कि डेंसर मीडियम में अगर आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो उस केस में हमारी रेज जो होती है दूसरे मीडियम में न जाकर, यानी रेयरर मीडियम में न जाकर फिर बैक कर जाती है, रिटर्न बैक करती है उसी मीडियम में। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक इमेज बनाकर दिखलाते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 मीडियम है और सिर्फ ये नॉर्मल है, ये 2 मीडियम को सेपरेट करता है। यहाँ से हमारी रे है और इस तरह से यहाँ पे चल रही है। तो देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, तो ये रेज तो जाना तो इसमें चाहिए, बट ये रेज इसी मीडियम में रिटर्न बैक कर जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल, तो शर्त क्या है कि कब जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो पहली चीज तो जब आपने देखा तो पहली यही बात देखा कि हमारी लाइट जो होती है शुड बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट को हमेशा जो होता है कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। अगर रेयरर से डेंसर में आ रही है तो आप ये समझे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हो सकती है, तो नहीं होगा। आपको कंडीशन ये है, पहली शर्त ये होगी कि हमारी लाइट को
कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट अधिक हो क्रिटिकल एंगल से। तो स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में इसकी काफ़ी अहमियत हो जाती है, महत्व हो जाता है। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये इस दोनों कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला आपका हुआ लाइट शुड गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर मीडियम। हमारी लाइट को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त आपकी क्या है, देखिए दूसरी शर्त एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी आपका हो सकता है। यानी यहाँ पे दूसरी शर्त आपकी ये हुई कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो अधिक हो किससे, आपकी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल को IC से रिप्रेजेंट करते हैं, C से, और ये लाइट आपकी तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन था। अब आते हैं हम लोग, देखिए कि यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला डिराइव करते हैं। तो आप देखें कि ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, और जब क्रिटिकल एंगल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जब हमारा उस कोण को क्रिटिकल कोण कहते थे जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितना होता था, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम फार्मूला डिराइव करते हैं फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। तो ये देखिए मीडियम हमारा 2 है, तो ये मीडियम 2 है और इसको हम मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं। लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयर, यानी फर्स्ट मीडियम से 2 मीडियम में लाइट हमारी जा रही है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ आपको मालूम है क्या होता है, लाइट हमारी कहाँ से जा रही है, 1 से 2, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 म्यू 2, यानी इसका मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ आपका ये था स्टूडेंट, स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका था स्नेल्स लॉ। तो देखिए स्नेल्स लॉ में हमने लगाया 1 म्यू 2, क्योंकि लाइट हमारी किस में से किस में जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री, इसको हम डिग्री ले लेते हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट IC है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन R की वैल्यू 90 डिग्री है। अब आप देखें कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप, ये हमारा मीडियम 2 तो आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, तो हम इसका निकालते हैं। तो हम लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ लिए थे, ये 1 म्यू 2 इक्वल टू 1/2 म्यू 1, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम, क्योंकि हमको डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 म्यू 1 इक्वल टू म्यू, ये हम सपोज कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम है। तो इसको हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमको मिलेगा 1/1 म्यू 2 इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन IC। अब ये आपका अभी जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम का है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको आप चेंज करने का मैंने फार्मूला लिखा, तो इस फार्मूले से आप लिख सकते हैं 1/1 म्यू 2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 म्यू 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 म्यू 1, और 2 म्यू 1 को ही हमने सपोज किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 होती है, तो हमने लिखा साइन, यहाँ पे देखें 2 म्यू 1 या म्यू इक्वल टू 1 साइन IC, तो साइन IC को यहाँ ले आए, म्यू को हम यहाँ लाए, तो आप लिख सकते हैं साइन IC इक्वल टू 1 म्यू। अब IC निकालना है तो इधर आकर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 म्यू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन है, आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग।
तो इस पर ध्यान देंगे कि आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये ध्यान देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है। अब आते हैं कुछ मीडियम का हम जो होता है क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर ग्लास, फॉर एयर ग्लास के लिए निकालते हैं कि एयर ग्लास का हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का होता है 3/2। अब इसके लिए आप निकालिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो देखिए आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू था, 1/म्यू की जगह पर आप 3/2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/म्यू, म्यू यहाँ पे हमने लिखा 1/3/2, तो ये आपका ऊपर चला गया। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2/3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा 1/म्यू यानी IC जो होगा वो 2/म्यू, 1/म्यू की वैल्यू आपकी मिलेगी, 1/म्यू जो होगा आपका कितना होगा 2/3। तो हम लिख लेते हैं 2/3। तो यहाँ पे हमको IC इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स 2/3। और साइन इनवर्स 2/3 यानी इसको एंगल में आप कन्वर्ट कर लें तो एंगल में पॉइंट में कन्वर्ट करें और उसकी वैल्यू होती है 42 डिग्री। तो इसके कैलकुलेशन पर आप न जाएं स्टूडेंट, आपको बेहतर होगा कि इसको आप लर्न कर लें कि एयर ग्लास के लिए जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। अब दूसरे के लिए देखते हैं, फॉर एयर वाटर के लिए देखते हैं। तो आपको मालूम कि एयर वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है आपका 4/3। अब फिर आप IC रखें तो IC इक्वल टू साइन इनवर्स 3 आपका रेसिप्रोकल होकर आएगा 3/4। और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साइन इनवर्स की टेबल से देखेंगे तो इसकी ये होता है 49 डिग्री। यानी एयर वाटर के लिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 49 डिग्री। अब यहाँ पे हम कंबाइंड लेते हैं फॉर वाटर ग्लास के लिए। तो वाटर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम कैलकुलेट कर दिए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें इसका कैलकुलेशन मैंने बताया था 9/8 होता है। और 9/8 फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखें कि वाटर ग्लास तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका ग्लास है। तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखिए इसका मीनिंग हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये ग्लास है तो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखें कि ये हमारा ग्लास है तो ग्लास का आपको मालूम है 3/2 होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3/2। और ये आपका होता है 4/, वाटर का होता है 4/3। तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 3 जा कितना हुआ 9 और 2 4 जा आपका हो गया 8। तो 9/8 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि वाटर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपका होता है 9/8। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लेते हैं जो होता है कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल आपका साइन इनवर्स 1/म्यू होता है। तो 1/म्यू की जगह पर आप रखेंगे 9/8, आपका 8 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया। तो ये होता है 63 डिग्री। तो आप स्टूडेंट लर्न करें कि एयर ग्लास के लिए या ग्लास के लिए आपकी एयर ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। आपका एयर वाटर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्रिटिकल एंगल होता है 49 डिग्री। और इसके लिए फॉर वाटर ग्लास के लिए होता है 63 डिग्री। अब कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। तो देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे अधिक होता है, जितने भी गिवन मटेरियल है आप उसमें डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और क्रिटिकल एंगल जो होती है डायमंड की सबसे कम होती है। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड होता है 24.4 डिग्री। और ये आपका हो गया डायमंड का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ 2.42।
तो 2.42 और IC इक्वल टू 24.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्रिटिकल एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वेवलेंथ। तो इसमें रिलेशन होता है। देखिए कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारा डेफिनेशन होता है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन बैकबोन और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो सबके लिए इक्वल होता है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ स्टूडेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1/वेलोसिटी के। तो ये वेलोसिटी के इनवर्सली होता है। और v इक्वल टू आपको मालूम है कि f इंटू लेमडा होता है। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी आपकी होती है f इंटू लेमडा, यानी ये v है तो ये लेमडा भी लिख सकते हैं। अब इससे आप कॉन्सेप्ट ये निकाल सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, कम होगा। और जिसका ऐसे भी इसको कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्रिटिकल एंगल क्या इफेक्ट आएगी। तो देखिए कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए हमारा फार्मूला है साइन इनवर्स 1/μ। ये हमारा फार्मूला है। तो साइन इनवर्स 1/μ। तो जब आपका अगर ये कम हुआ तो इसका मतलब ये आपका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ग्रेटर होता है वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। इसका मतलब कि जो हमारी रेड कलर का क्रिटिकल एंगल होगी वो ज़्यादा होगी वायलेट कलर की अपेक्षा। यानी रेड कलर की क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की क्रिटिकल एंगल जो होती है आपकी कम होती है स्टूडेंट। अब इसी पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप देखें, ए लुमिनस ऑब्जेक्ट S is located at the bottom of the big pool of a liquid of refractive index mu and depth h। तो स्टूडेंट देखें कि एक तरह से मैं यहाँ पे एक फार्मूला ही ड्राइव कर रहा हूँ और बेस्ड फार्मूला है आपके जेई एग्ज़ाम के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये सवाल न्यूमेरिकल है, आप इसको ध्यान से देखें कि कह क्या रहा है। A luminous object is located at the bottom of the big pool of the liquid of refractive index mu and depth h. The object emit ray upward in all directions so that circle of light is formed at the surface of liquid by the ray which are refracted into the air. Determine the radius and area of circle. तो हम स्टूडेंट बताए कि देखिए कि आपके पास एक पॉन्ड है या बिग पूल ऑफ वाटर है, लिक्विड है, उसमें आपका ऐसे सपोज करिए कि देखिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे बॉटम है, तो बॉटम में आपका अगर कोई सोर्स है तो ये ऐसे लाइट जो होती है डाइवर्ज होगी, इस तरह से होगी। और जब इसके सरफेस पर जो हमारा सरफेस होगा उस पर जब लाइट आएगी तो ऐसे जो होता है गोल सा आपका शेप मेक करेगी, बनाएगी, इस तरह से गोल या कोन टाइप का शेप बनाएगी इस तरह से। तो जो कोन शेप बनेगा इस तरह से आपका, उसी की एरिया पूछ रहा है और उसी का आपका वो पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा। तो हम इसको एक फिगर से भी देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे आपका सोर्स है, ये आपका कोई सोर्स है और यहाँ पे मान लीजिए सोर्स, ये सोर्स में आपका कोई बल्ब हो सकता है, इस तरह से हम माने तो यहाँ पे हमारा सोर्स है। सपोज करें कि ये हमारा सोर्स है, ये लाइट एमिट किया तो लाइट एमिट किया तो ऐसे चला आपका और लाइट ऐसे चला आपका। तो यहाँ पे जो सरफेस है, सतह है, वहाँ पे एक सर्किल बन गई और ये सर्किल बना। तो यही आपसे कह रहा है कि कितना इसका रेडियस होगा और कितनी इसकी एरिया होगी। तो स्टूडेंट देखें कि यहाँ से लाइट एक तो नॉर्मल गई ऐसे आपकी, तो वो, और दूसरी आपकी यहाँ पे गई। तो ये इंटरफेस पर तब चलेगी, ये लाइट इस पर तब चलेगी जब ये
क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, यानी आईसी के बराबर हो एंगल, तब ये इंटरफेस पर सरफेस पर चलेगी। दूसरी रेज आपकी ऐसे गई तो यहाँ पे जब इंटरफेस पर तब ये चलेगी, इंटरफेस पर तब रेज चलेगी जब ये किसके बराबर हो, क्रिटिकल एंगल के आपके बराबर हो। ये भी आईसी है आपका और ये भी आपका आईसी है, ठीक है। अब देखें ये आपका, अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैंने कई बार बताया है कि जहाँ पे भी जेड शेप बनता है वो ऐसे, तो यहाँ का जो एंगल होता है अगर थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल आपकी होगी थीटा। तो यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे आपका जेड शेप बना है, तो यहाँ पे अगर एंगल आप क्रिटिकल एंगल है तो ये भी आपका क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये हमारा आईसी हो गया। अब इस साइड भी वैसे ही होगा, क्या देखिए यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी आईसी होगा। ये आपका हाइट है, तो यहाँ पे देखिए दिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेप्थ, तो डेप्थ को यहाँ पे यहाँ से ओ से और यस तक को यच हमने सपोज कर लिया। अब ये हमारा सर्किल है, तो सर्किल आपका कितना आर मान लेते हैं, इसको हम आर सपोज कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया आर। तो रेडियस हमने मान लिया इसको। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाएंगे, हमको फाइंड करना है इसकी रेडियस, तो रेडियस फाइंड करना सिंपल है। अब यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए कि यहाँ पे एंगल है, तो ये एक हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल में हमको ये अगर एंगल यहाँ पे मेक हो रही है तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा का रिलेशन होता है, तो हम लिख लेते हैं tan IC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी r अपन h। तो यानी r हमको मिला कितना स्टूडेंट, r इक्वल टू h को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो एच आप मल्टीप्लाई किए तो आपको मिला r इक्वल टू एच tan IC। अब यहाँ पे हम tan IC, अब एक रिलेशन आपको मालूम है और वो रिलेशन है स्टूडेंट कि I और C, या ऐसे लिखें कि हमको मालूम था कि IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ ये होता है, या ऐसे लिखें कि 1/μ इक्वल टू साइन IC। तो साइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम साइन IC क्रिटिकल एंगल का 1/ कितना है म्यू, ये आपका है। अब यहाँ पे आपको देखिए साइन tan को हम लिख सकते हैं साइन अपन cos, तो हम ये लिखते हैं कि tan r इक्वल टू एच इक्वल टू साइन IC अपन cos IC। तो अब देखिए साइन IC तो हमको मालूम है 1/μ, लेकिन cos नहीं मालूम है, तो cos को हम चेंज कर सकते हैं साइन IC में, साइन में। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे साइन थीटा, आपके पास साइन थीटा को या cos थीटा को हम cos थीटा इक्वल टू इतना लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें cos की जगह पर हमने नोट कर लिया, तो देखिए साइन IC 1/ कितना हुआ 1/μ है आपका साइन IC, और यहाँ से आपका क्या कहते हैं r इक्वल टू एच साइन IC की जगह पर हमने 1/μ रखा और cos IC की जगह पर √1 माइनस 1/μ स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर सी है तो साइन स्क्वायर IC, तो साइन स्क्वायर IC की जगह पर 1/μ रखेंगे उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए म्यू तो आपका यहाँ पे है, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर चूंकि रूट में है तो बाहर निकलेगा तो आपका म्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका म्यू है, तो ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो जाएंगे, तब आपको मिलेगा इतना स्टूडेंट एच अपॉन √μ स्क्वायर माइनस 1, √μ स्क्वायर माइनस 1, इतना आपको मिला। अब आप देखें कि ये हमको रिलेशन मिल गया r इक्वल टू इतना। अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो देखिए डिटरमाइन द रेडियस, तो रेडियस तो हमारा फाइंड हो गया। अब एरिया, चूंकि ये सर्किल बन रहा है और सर्किल की एरिया होती है आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, तो हम भी इस पर रख सकते हैं एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू रख देंगे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और r की जगह पर आप इतना पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा पाई, और r की जगह पर इतना रखेंगे, r की जगह पर एच, तो एच स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट का होल स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा ये, तो
तो आपको रिजल्ट मिला। क्योंकि आपको मालूम है, यहाँ पे देख लें कि आपके पास अगर रूट कोई है और इसका आप स्क्वायर करते हैं तो ये कितना मिलता है, यक्स। इस तरह से ये आपका एरिया पॉइंट हो गया। जो हमारे पास यहाँ पे सर्किल शेप बनेगी उसका एरिया कितना होगा। अब इसी को डिजिट में दे सकता है, तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को आपको करके दिखलाते हैं कि क्या होगा रिजल्ट। तो देखें, एक पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट मोनोक्रोमेटिक का मतलब बता दें। दो तरह की हमारी लाइट होती है, लाइट सोर्स होते हैं। एक जो होता है आपका होता है व्हाइट लाइट और एक होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स होता है सिंगल वेवलेंथ और व्हाइट लाइट का मीन्स होता है 7 वेवलेंथ, यानी उसमें 7 कलर है और मोनोक्रोमेटिक में सिंगल कलर है। ये आप ध्यान रखिए, मोनोक्रोमेटिक में सिंगल कलर है और व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। तो अब यहाँ से हम लेते हैं, देखिए फिर हम इसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। द सिलेंडर कंटेन वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 टू हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विच द लाइट इमर्जेज इन एयर। वही कह रहा है कि जो लाइट इमर्ज हो रही है इस तरह से आपके बाहर निकल रही है, उसी की एरिया आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो गिवन डाटा है आपका हाइट, तो यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें एच दिया था, तो एच की जगह पर यहाँ पे एच आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हाइट हो गया। तो बस क्वेश्चन आपका वही है, वाटर सरफेस आपको ये फाइंड एरिया आपको करनी है, तो फाइंड के लिए कर लेते हैं। सिंपल है, प्रीवियस सवाल से ही आधारित है। अब यहाँ पे फॉर्मूला साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू और 1/म्यू इक्वल टू, देखिए म्यू आपका 4/3 है, तो 4/3 रखेंगे तो ये 3 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया तो 3 आपका 4 मिला। तो यानी हमको एक फार्मूला यहाँ पे मिल गया कि साइन आई सी इक्वल टू 3/4, ये तो हमको मिल गया। अब यहाँ पे वही फार्मूला आपका tan वाला लगाएं, tan आई सी इक्वल टू r/h, यानी r इक्वल टू एस tan आई सी। तो यहाँ पे हमको मिल गया। अब tan आई सी को हम लिख सकते हैं का साइन आई सी अपन कास आई सी, और कास को अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी लिखेंगे आप, तो एच साइन आई सी अपन अंडर रूट 1 माइनस साइन आई सी का होल स्क्वायर, और साइन आई सी आपका मालूम है 3/4, तो आप 3/4 पुट कर दीजिए। तो एच और 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम लिए 4 4 जा 16, 16 यहाँ पे आया, 3 3 जा 9, तो 16 में से 9 आप माइनस करेंगे तो 7, और ये नीचे आपका 14 हुआ तो 16 हुआ, और 16 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 और 4 आपके ये 4 और ये इसका 4 जो होगा वो कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर आपका बचा 3h और नीचे आपका होगा √7, तो हमको मिला 3h/√7, तो यानी रेडियस हमको मिल गई। एच आप यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, एच इक्वल टू कितना है 7, तो 7 रख लीजिए। तो आप कैलकुलेट या डायरेक्ट हम वो फार्मूला एरिया का लिखते हैं और उसमें रखते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की जगह पर एच tan आई सी, और एच tan आई सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3h/√7, 3h/√7। तो यहाँ पर पाई एच tan आई सी, तो tan आई सी का होल स्क्वायर यहाँ पे है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आप ये रख दीजिए 3h, और h की जगह पर हमारा मिल चुका है कितना, h की जगह पर मिल चुका है √7, तो आप रख दीजिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पाई h की जगह पर आपका 7, तो 7 का होल स्क्वायर, और tan आई सी आपका मिला यहाँ पे एच tan आई सी का मतलब क्या, एच की जगह पर आपने 7 और tan आई सी आपका मिलेगा इतना 3/√7, तो 3/√7 का वर्ग हो गया 3 3 जा 9 और √7 का वर्ग हुआ 7, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो पाई और ये आपका 7 और ये 9 63, तो ये आपका मिल जाएगा इतना 63 पाई, तो आपको रिजल्ट मिला 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा स्टूडेंट हुआ इसका रिजल्ट। अब अनदर क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ये देखिए ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ राइट आइसोस्केल प्रिज्म
राइट आइसोस्केल प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन फिगर, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे देखें कि हम पहले इसको फिगर ही ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट आइसोस्केल आपके प्रिज्म है। तो देखिए ये 45, ये आपका 45 हुआ और ये 45 डिग्री हुआ और ये आपका कितना है, ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो ये आपका 90 का है, तो इसको हम 90 लिख लेते हैं, तो ये हमारा 90 है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारी रेज इस तरह से आपकी इंसिडेंट हो रही है। तो अब देखिए कि कह रहा है ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ राइट आइसोस्केल प्रिज्म टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन फिगर। इसमें दिखा ही रहा है व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अब देखिए कि स्टूडेंट कब ये टोटली रिफ्लेक्ट होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा किससे अधिक हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट अधिक होना चाहिए आपका क्रिटिकल एंगल से, तब आपका लाइट जो होती है वो टोटली रिफ्लेक्ट होती है, तब हमारी लाइट जो होती है टोटली रिफ्लेक्ट है। तो पहली शर्त तो हमारी मिल गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी ये रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन, कब आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे देखें देयरफॉर थीटा जो हमारा यहाँ पे दे रखा है वो है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से अधिक होना चाहिए आईसी से, आईसी से अधिक है 45। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आईसी से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से हमारा 45 डिग्री अधिक है। अब इसमें हम दोनों तरफ साइन टेक कर लेते हैं, तो साइन आप टेक करेंगे स्टूडेंट, साइन आईसी साइन 45। अब यहाँ पे साइन आईसी है और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हमको मिल गया 1/√2। अब यहाँ से देखिए √2 को आप इस तरफ कर दीजिए, या ऐसे ही लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखें और यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल किया तो 1/sin आईसी और ग्रेटर हो जाएगा आपका √2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं स्टूडेंट कि देखिए कि आपको एक कॉन्सेप्ट देखें, और कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि मान लीजिए कि पहले आप ये देखिए कि 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है, 2 है 5 है। अब हम यही कहेंगे कि 2 से ग्रेटर है 5, तो इसका कैसे होगा, 2 इज लेस देन 5, तो 2 इज लेस देन 5 हुआ। अब स्टूडेंट आप ये समझें कि 1/2 और यहाँ पे हो गया 1/5। अब आपका बताइए कौन सा बड़ा होगा, अब ये बड़ा हो जाएगा, यानी जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन जो होता है चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन आईसी इक्वल टू 1/√, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 1/sin आईसी कर दिया और ये √2 ऊपर गया, तो ये अब ज़्यादा होगा। और 1/sin आईसी किसके इक्वल टू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़े हैं कि म्यू इक्वल टू होता है आपका 1/sin आईसी, ये होता है म्यू इक्वल टू 1/sin आईसी। तो यहाँ पे म्यू लिख देंगे, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, यानी जो ये मटेरियल है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी मिनिमम वैल्यू या तो √2 लिखिए या आप लिखिए 1.414। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ स्टूडेंट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये प्रिज्म है जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू √2 होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, देखिए A narrow beam of light is incident normally on one face of an equiangular glass prism. Equiangular का मतलब उसकी सभी एंगल समान है, या ऐसे कहते हैं कि इक्विट्रायंगल है, इक्विट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। When prism is immersed in a suitable liquid
मतलब क्या किया कि उस प्रिज्म को हम पानी ऐसे लिक्विड में ले जाते हैं, किसी लिक्विड में ले जाकर सबमर्ज कर दे रहे हैं। द रे मेक ए ग्रेजिंग इमरजेंस अलोंग द अदर फेस, और जो रेज होती है वो उसके फेस से ग्रेज करती है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमने इमेज डायग्राम यहाँ पे आइसो स्केल प्रिज्म ले लिया। तो आइसो स्केल में आपको मालूम है कि ये कितना होता है, 60 होता है, सॉरी इक्विलेटरल प्रिज्म लिया तो ये 60 हुआ आपका। ये भी आपका कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो इस फेस पर जब ये इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रा किया, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल मेक होगा उतना ही होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री ये हो रहा है आपका, और ये रेज इस पर क्या हो रही है, इंटरफेस से ये दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है, ये ग्रेजिंग कर रही है। तो आपको ये मालूम हो गया कि ये कितना है, ये होना चाहिए आपका 90 डिग्री। तो अब इसको हम ये देखते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ दे रखा है 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको हमने इस प्रिज्म को हमने किसी लिक्विड में, इस तरह से हम ये कहें कि किसी लिक्विड में हमने इस प्रिज्म को सबमर्ज कर दिया, इसको ले जाकर किसी लिक्विड में रख दिया। तो अब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे स्टूडेंट, इस तरह से आप मान लीजिए किसी लिक्विड में ले जाकर आपने रख दिया, तो जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इस लिक्विड के रिस्पेक्ट से आपको लेना होगा। तो अब आपको फार्मूला मालूम है कि फार्मूला होता कितना है, तो हम लोगों को मालूम है कि म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC, ये फार्मूला है। अब देखिए इसको आपको लेना है इतना, यल म्यू जी। यल म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड के। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इतने को क्या लिख सकते हैं, इतना देखिए पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो ये तो 1 है, और साइन IC यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का होता है √3/2, तो 2 ऊपर गया अपॉन √3, तो 2/√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, और 1.732 को डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको इसको कितना लिखना है, तो ये देखिए कि हम लोग इससे प्रीवियस में देख चुके हैं म्यू, और ये आपका है जी इक्वल टू हम लोग लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसी तरह से आप इसको ओपन करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये साइलेंट है आपका, तो आप इसको ऐसे ये समझें, और ये देखिए ये इतने के इक्वल है। अब इसका रिफ्रैक्टिव जो प्रिज्म है आपका, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका 1.45, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1.45, तो यहाँ पे 1.45 रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ, तब आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1.45 अपॉन 1.115 इक्वल टू सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा इतना। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहली एप्लीकेशन तो ये होती है कि डायमंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो अभी हमने ये देखा कि क्रिटिकल एंगल जो होती है डायमंड की लेस होती है 24.4 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। सो डायमंड की फेस इस प्रकार कट होती है कि जब उसमें लाइट इंटर करती है, तो अधिकांश लाइट जो होती है, और लाइट जितनी भी होती है, मोस्ट ऑफ लाइट जो होती है आपकी, वो उसका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और बहुत कम ही लाइट जो होती है डायमंड से बाहर निकलती है।
इस कारण से हमारा डायमंड जो होता है स्पार्कलिंग करता है, इसी को बोलते हैं हीरे का चमकना। तो हीरा है यहाँ पे, तो देखिए द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे प्रेजेंटेशन में, तो आप ऐसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई बट क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज वेरी लो, सो कट ऑफ फेस यहाँ पे तो फेस ऑफ डायमंड, द फेसेज ऑफ डायमंड आर सो कट इन सच ए वे, इस प्रकार कटे होते हैं कि जो उनकी एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, और जो रेज डायमंड के अंदर इंटर करती है वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और बहुत कम ही रेज जो होती है वो बाहर निकल पाती है, इसलिए हमारा डायमंड जो होता है चमकता है। That light entering the crystal suffers total internal reflection. Hence, diamond sparkles when seen in the direction of emerging light. अब जिस डायरेक्शन में लाइट निकल रही है उस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो डायमंड आपका स्पार्कलिंग करता है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। और ये आपने रीजन समझ लिया कि ये किसके कारण होता है। अब इसी का एक एप्लीकेशन और लेते हैं हम, मिराज। मिराज में दो तरह के होते हैं, एक जो कहलाती है ठंडे प्रदेशों की लूमिंग और रेगिस्तान की मिरिचका, हिंदी में मिरिचका बोलते हैं, अंग्रेजी में मिराज। अपने वहाँ एक फाइटर प्लेन भी है, इसी पर जो था नाम दिया गया है, फ्रांस से लिया गया था वो फाइटर प्लेन। और मिराज एक्चुअल में मिराज का मतलब होता है भ्रम, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन मीन्स प्रकाशिक भ्रम है, और ये प्रकाशिक भ्रम अधिकांश हॉट डे गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है स्टूडेंट। रेगिस्तान एंड कोलतार रोड पर आप देखेंगे कि इस गर्मी के सीजन में जब आप कोलतार रोड पर जाते हैं तो आपको पानी नजर आता है, दूर आपको लगेगा कि पानी है बट वहाँ पे पानी नहीं होता, वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, इसी को हम बोलते हैं मिराज। अब मिराज की फिनोमेना होती कैसे, तो इट इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप देख लें कि क्या होता है, इट इज ए ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशिक भ्रम है, ऑकरिंग इन ए डेजर्ट या कोलतार रोड। तो मैंने बताया कि आपको ये रेगिस्तान में और कोलतार जो डामर वाली रोड होती है उस पर होता है। ऑन हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में होगा, ठंडे दिनों में नहीं होगा। ठंडे दिनों में आपका ये ठंडे प्रदेशों में लूमिंग देखने को मिलती है, अपने वहाँ नहीं देखने को मिलता है, इंडिया में तो नहीं देखने को मिलता है लूमिंग वाली घटना, बट मिराज वाली घटना देखने को मिलती है, क्योंकि रेगिस्तान भी है इंडिया में, थार का रेगिस्तान भी है, और इसके अतिरिक्त कोलतार रोड भी है। तो कोलतार रोड पर गर्मी के सीजन में आप रियलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। एंड ऑब्जेक्ट सच एज ट्री, अब देखिए कि क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन ऑकरिंग इन अ डेजर्ट एंड कोलतार रोड ऑन हॉट समर डेज, गर्मी के दिनों में होता है। एंड ऑब्जेक्ट सच है, ये दूर स्थित कोई वस्तु है जैसे पेड़। ट्री अपीयर टू इन्वर्टेड टू द डिस्टेंट ऑब्जर्वर हु गेट द रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ पूल ऑफ वाटर। तो देखिए कि दूर स्थित कोई पेड़ है, वृक्ष है, उसकी उल्टी इमेज बन जाती है, और उल्टा इमेज कहाँ बनता है, किसी तालाब या नदी के किनारे, पोखरे के किनारे ही बनता है। तो उस आदमी को या ऊंटों को ये भ्रम हो जाता है कि वहाँ पे पानी है, क्योंकि उल्टे इमेज जो होते हैं, इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं आपके पानी के पास ही बनते हैं, किसी पोखरे या तालाब के समीप बनते हैं। तो दूर स्थित अगर अब कोई व्यक्ति है, दूर है, जैसे ऊंट है, कोई पर्सन है, तो उसको जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्री है उसकी इमेज इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज पानी के पास बनता है, तो भ्रम हो जाता है कि वहाँ पे पानी है। और इस तरह से ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, इन विच द ट्री इज रिफ्लेक्टेड, दिस इल्यूजन इज कॉल्ड मिराज, इसी को मिराज बोलते हैं। विच अकर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये घटना जो होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित है।
अब इसी पर हम जो होता है कि एक और इसका अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देते हैं स्टूडेंट। देखें कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आपके ऊपर की एयर जो होती है, नीचे की एयर जो होती है गर्म हो जाती है, और ऊपर की एयर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर की एयर ठंडी होती है। तो यानी जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका इंक्रीज करता है, और इस तरह से क्या कहते हैं कि एयर की कई लेयर बन जाती है। ऊपर वाली एयर जो होती है लेयर होती है वो ठंडी होती है, और नीचे वाली लेयर जो होती है आपकी गर्म होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ऊपर की लेयर में ज़्यादा और नीचे की लेयर में कम होती है। तो अब क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे कि ये डेंसर मीडियम बन जाता है और ये रेयर मीडियम। और यहाँ से कोई मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ब्रिज है, पेड़ है, तो यहाँ से जब लाइट यहाँ पे आती है तो डेंसर से, अब देखिए डेंसर से रेयर में आ रही है, तो आपको मालूम है कि जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे भागती है, या नॉर्मल से अवे भागेगी। तो ये लाइट नॉर्मल से अवे भागने के कारण ये ऐसे बेंड होते होते इस तरह से चली जाती है, और ये जो हमारा ब्रिज है उसकी यहाँ पे उल्टी इमेज बन जाएगी। इसी इसी को जैसे उल्टा इमेज किसी पॉन्ड या तालाब के समीप बनता है, इसीलिए ये ऊँटों को भ्रम होता है। इसी घटना को मिराज कहते हैं। मिराज आपका भ्रम, मिराज की हिंदी अगर रूपांतर तो मिरिचका कहते हैं, बट इसका मीनिंग हुआ भ्रम। अब इसी फिगर को मैं ड्रा करके आपको दिखला देता हूँ। तो देखिए हॉट डे, ए लेयर ऑफ एयर नियर अर्थ सरफेस हीटेड एंड एज वी मूव अपवर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इंक्रीज करता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने बनाई, यहाँ पे आपका ट्री है, तो देखिए ये आपकी ट्री है, और यहाँ से अब लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो ये अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे काटी है, तो ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल से भाग रही है, फिर इस लेयर के लिए फिर अवे हो रही है, फिर इस लेयर के लिए अवे हो रही है। और फॉर सम टाइम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका ज़्यादा हो जाए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के, तो हमारी लाइट जो होती है वो इसी मीडियम में पुनः रिटर्न कर जाती है। और यहाँ कोई पर्सन है तो देखेगा, देखिए यहाँ कोई पर्सन है तो उसको इस ट्री का इमेज उल्टी प्रतीत होगी, उल्टी इमेज दिखेगी। और उल्टी इमेज जो होती है कहीं पानी या पॉन्ड या तालाब वालाब के समीप बनता है, इसलिए उनको इस पर्सन को भ्रम हो जाएगा कि यहाँ पे पुल ऑफ वाटर है, पानी है या पानी का स्रोत है, लेकिन वास्तव में पानी होता नहीं है। अब देखिए एक और इसका लेते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज। तो स्टूडेंट टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका इस्तेमाल जो होता है उपयोग एक्चुअल में ये होता है राइट एंगल प्रिज्म होता है, राइट एंगल या 45 90 45 का प्रिज्म होता है, और जिसकी सहायता से हम किसी रेज को 90 डिग्री 180 डिग्री मोड़ सकते हैं, या किसी इमेज की साइज में बिना चेंज किए हुए उसको इन्वर्टेड कर सकते हैं। यानी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ये राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म होता है, 45 90 45 की एंगल होती है, और ये इसका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज। इट बेंड लाइट बाई, ये जो होता है लाइट बेंड कर सकता है 90 डिग्री या 180 डिग्री। मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके ये जो होता है आपका कितना क्या कर सकता है, लाइट को बेंड कर सकता है इतने पर आपका 45 90 45 पर बेंड कर सकता है। तो देखिए कि लाइट को ये क्या करेगा 90 डिग्री 180 डिग्री पर बेंड कर सकता है। फिर हम आते हैं देखिए कि और क्या कर सकता है इस हम, इट इज आल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग देयर साइड। हम इमेज को बिना बदले उल्टे, इट इज आल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेज, इमेज को हम इन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर साइज, उसकी साइज को बिना बदले हम इन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा यूज जो होता है वो तीन तरह से होता है टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का। पहला हम लेते हैं कि जब हम 90 डिग्री
जो था रेज को बेंड करें, फिर 180 डिग्री, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसका यूज इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग, यही आपका बाइनोकुलर्स होते हैं, उसी में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पहला हम लेते हैं टू डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमको बेंड करना है। यहाँ पे पहला हम देखते हैं, तो देखिए द रे इंसिडेंट ऑन हाइपोटेनियस फेस एट एन एंगल 45 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल देखा था कि कांच के लिए, ग्लास के लिए 45 डिग्री होता है, और रेज हमारी 45 पर जा रही है, यानी 45 42 से ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा अधिक है, तो इसका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेज है, अब ये आपका कितने एंगल का है, ये आपको मालूम है कि ये जो था 90 का है, और ये आपका है 45, ये आपका 45 का है, और ये भी आपका कितने का है 45 का। अब यहाँ पे जो हमारी रेज आई, तो यहाँ से अगर लाइन आप ड्रा करेंगे तो ये जो बनेगा वो 45 का होगा। तो देखिए कि ये जब लाइन आपने ड्रा किया तो ये जो एंगल बना वो 45 का हुआ, और ये आपका यहाँ पे देखिए ये भी 45 का हुआ। तो अब जब 45 का हुआ तो ये रेज को क्या किया, बेंड कर दिया, और यहाँ पे देखिए कि अगर ये वाली इमेज हमारी ऐसे रेज आ रही है, तो ये अगर इसको हम फर्स्ट सपोज कर लें और इसको हम सेकंड सपोज कर लें, तो ये देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड। तो देखिए 90 ये सीधा था, अब ये आपका ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो इसमें कितने अंश का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री तक बेंड हो गया। यहाँ पे इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप में किया जाता है, और पेरिस्कोप में आप देख लीजिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम देखें पेरिस्कोप, देखें कि ये आपका पेरिस्कोप है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से एक रेज आपकी यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे पेरिस्कोप में दो राइट टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो फर्स्ट प्रिज्म उसको क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर बेंड किया, और ये वाला उसने क्या किया कि सेकंड वाला जो आपका होगा वो भी इसको 90 डिग्री पर बेंड कर देता है, फिर हमको इमेज जो होती है वो सीधी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपका इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। तो सच टाइप ऑफ जब 90 डिग्री वाला बेंड करना होता है तो सच टाइप ऑफ प्रिज्म आर यूज्ड, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। तो इसका इस्तेमाल हम पेरिस्कोप में करते हैं। तो ये हमारा था। अब सच टाइप ऑफ प्रिज्म यूज्ड इन पेरिस्कोप, इमेज इज पेरिस्कोप एज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, the first prism rotate the image by 90 degree and second prism rotate it back to normal, मतलब दूसरा प्रिज्म उसको पुनः उसी स्थिति में ला देता है। ये हमारा था। अब इसका सेकंड देखते हैं, तो टू इन्वर्ट इमेज विथ डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री, यानी हम इमेज को देखते हैं कि 180 डिग्री के डेविएशन पर कैसे होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये है आपका, देखिए अगर इसको हम 1 दें 2 दें, तो अब यहाँ पे देखिए 1 ऐसे आया, इस तरह से आया, तो ये आपका 1 आ गया और ये आपका 2 आ गया। तो देखिए कि यहाँ पे उल्टी हो गई, यहाँ पे जब जैसे ही आया तो ये उल्टा हो गया, आपका इमेज यहाँ पे उल्टी हो गई। तो हमने क्या किया, टू इन्वर्ट इमेज को हमने उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया विद डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री पर। तो सच टाइप ऑफ प्रिज्म कार्ड, इसको हम बोलते हैं पोरो प्रिज्म। इस तरह के प्रिज्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पोरो प्रिज्म। अब एक और है उसको देख लेते हैं, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे। हमने इमेज को, थर्ड सिचुएशन होता है कि जो हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है उसकी यूज करके हम इमेज को क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं विथआउट डेविएशन। डेविएशन नहीं होगा, आपका कोई डेविएशन नहीं होगा। तो आप देखें यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म, और इसी का इस्तेमाल होता है बाइनोकुलर्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आपकी आई, और यहाँ पे आपकी ये 90 वाला है एंड आपका,
और ये एंड आपका 45 वाले हैं, दोनों 45 वाले हैं। यहाँ से रेज आपकी आ रही है, ऐसे आपकी इस तरह से रेज ये चली गई। तो ये अगर हम इसको 1 मार्क करें तो ये आपका 1 हुआ, इसको 2 मार्क करें तो ये हमारा 2 मार्क हुआ। आप देखिए कि यहाँ पे जो है कि इमेज हमारा इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, लेकिन हमारा डेविएशन नहीं हुआ, डेविएशन सेम रह गया। इमेज हमारी उल्टी हो गई। तो टू इन्वर्ट इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे इरेक्टिंग प्रिज्म कहलाता है, इसको बोलते हैं। और ये इस्तेमाल होता है सच टाइप ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड इरेक्टिक प्रिज्म एंड आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स। इसी को बाइनोकुलर्स में यूज करते हैं। और बाइनोकुलर्स आप देखें यहाँ पे इमेज है बाइनोकुलर्स का, लॉन्ग डिस्टेंस देखना होता है तो हम बाइनोकुलर से देखते हैं। तो ये हमारा बाइनोकुलर्स है, तो इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर हम देखते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है आपका? ऑप्टिकल फाइबर आपके देखें कि ये आपका बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण घटनाएं सुनाते हैं। अभी आप लोग यंग जनरेशन के हैं, हम लोग जब छोटे थे तो टेलीकम्युनिकेशन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो क्या होता था कि अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए या कोई होता था, उसके घर का कोई पर्सन है जो बाहर रहता था, तो उस समय क्या करते थे कि टेलीग्राम चला करता था। और टेलीग्राम जब चलता था तो टेलीग्राम में क्या होता था कि जब कोई पोस्ट ऑफिस पर आए, दिन भर बैठे रहता था और पता चलता लाइन व्यस्त है, लाइन व्यस्त है, लाइन व्यस्त है, लाइन व्यस्त है, इस तरह से समस्याएं आती थी। और लास्ट में जब उसको मौका मिल जाता तो बस इतना लिख दे कि हाँ मम्मी की तबीयत खराब है या पापा की तबीयत खराब है, घरे जल्दी चली आओ, इस तरह से लिखकर जो होता मैसेज किया जाता था। आज आप स्टूडेंट देखते होंगे, टुडे आप लोग देखते होंगे कि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि तुरंत आप मोबाइल में नंबर डायल करते हैं और तुरंत जो होता है वहाँ के व्यक्ति को पहुँच जाता है और नेटवर्क बिजी, इस तरह की समस्याएं नहीं आती। तो ये यूज होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में वन सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में मोर देन 3000 या 2000 सिग्नल को हम साइमल्टेनियसली साथ साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट इंटरफेरेंस के, बिना व्यतिकरण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑडियो वीडियो सिग्नल को हम एक साथ 300 से 3000 से अधिक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट मॉडर्न इस मतलब आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा संभव हो पाया है तो वो हुआ है ऑप्टिकल फाइबर से। तो यहाँ पे देखें, ऑप्टिकल फाइबर इज ए डिवाइस विच ट्रांसमिट लाइट सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अपोजिट एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी। यानी ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जिसमें हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस पर या वन एंड से अदर एंड पर विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी की कोई लॉस नहीं होती है। इट इज बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। देन ऑप्टिकल फाइबर हैज 3 पार्ट। ऑप्टिकल फाइबर के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोर, दूसरा पार्ट होता है आपका क्लेडिंग और थर्ड पार्ट होता है बफर कोटिंग। बफर कोडिंग होती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं और ये देखते हैं कि कोर आपका है, कोर मेड ऑफ, ये जो होता है कि सिलिका का बना होता है या हाई क्वालिटी का ग्लास होता है उसका बना होता है या प्लास्टिक का। तो द सेंट्रल सिलिंड्रिकल कोर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और सिलिका या प्लास्टिक। यानी जो बीच का भाग होता है इसके, देखिए ये आपका पोर्शन है, तो ये जो बीच का पोर्शन है वो बना होता है आपका इस तरह से आपका बना है। तो ये जो पोर्शन होता है वो आपका होता है इस तरह से, हम इस तरह से बना सकते हैं इसको। ये आपका है ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है आपका। तो जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोर।
और ये बना होता है हाई क्वालिटी का ग्लास या सिलिका या प्लास्टिक। इसका डायमीटर लगभग 10 to 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्लेडिंग दूसरा पार्ट होता है। क्लेडिंग क्या होती है? क्लेडिंग जो होता है तो कोर इज सराउंडेड बाय ग्लास या प्लास्टिक जैकेट। कोर को जो होता है प्लास्टिक या सराउंडिंग प्लास्टिक या ग्लास से जो होता है कि ढक दिया जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कोर से कम होती है, यानी कोर आपका डेंसर मीडियम होता है और सराउंड प्लास्टिक ये जो होता है क्लेडिंग जो होती है वो आपकी रेयरर मीडियम होती है। तो ये यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये है, ये कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये आपका क्लेडिंग है इसके ऊपर से, तो क्लेडिंग की क्लेडिंग है आपका ऊपर वाला और ये आपकी कोर है। कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखें कि ज़्यादा है और ये आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो कोर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग होता है 1.52, ऑप्टिकली डेंसर होता है, और जो हमारी क्लेडिंग होती है μ2 उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है नियर अबाउट 1.48 और ये ऑप्टिकली रेयरर होता है। अब आप देखें कि बफर कोटिंग क्या होती है कि कोर क्लेडिंग इनक्लोज्ड बाय द प्लास्टिक जैकेट। कोर और क्लेडिंग दोनों को भी प्लास्टिक जैकेट से ढक दिया जाता है सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ के लिए, सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए। कोर और क्लेडिंग को इनक्लोज्ड बाय प्लास्टिक जैकेट, तो इसी को हम बोलते हैं बफर कोटिंग। अभी इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए कि ये वाला पोर्शन हमारा है कोर, ये आपका कोर है, इसको आप कोर कह सकते हैं। ये वाला पोर्शन है क्लेडिंग, इसको हम क्लेडिंग कहते हैं। ये आपका क्लेडिंग है, ये आपका क्लेडिंग, ये क्लेडिंग है और ये आपका बफर कोटिंग है, ये ऊपर वाले आपके बफर कोटिंग है। तो ये आपका कोर है, ये आपकी क्लेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लेडिंग हो गया। अब ये क्या होता है कि इसमें कैसे लाइट जो होती है आपकी ट्रांसमिट होती है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आप हम लोगों ने देख ही लिया था कि μ1, ये कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये आपकी सराउंडिंग की क्लेडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और μ1 इज ग्रेटर देन μ2। When light is incident on a small angle at one end of optical fiber, अगर लाइट हमारी एक एंड पर इंसिडेंट करती है, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू द कोर एंड इंसिडेंट ऑन द कोर क्लेडिंग इंटरफेस। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, कोर क्लेडिंग इंटरफेस, यहाँ पे वो कर देंगे आप ये गैप होनी चाहिए। एक आई, अब देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इट गोज इनसाइड एंड सफर रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखें कि कह रहा है कि लाइट हमारी ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, लाइट हमारी क्या हो रही है कि इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पे? ऑन स्मॉल एंगल एट वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर इंसिडेंट हो। इट गेट रिफ्रैक्टेड इनटू द कोर, ये इसको कोर रिफ्रैक्ट कर देता है, और कोर इनटू द कोर एंड इंसिडेंट ऑन द कोर क्लेडिंग इंटरफेस। और कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? कोर क्लेडिंग। ये देखिए आपका हो गया, ये वाला है आपका, ये आपका यहाँ पे इंटरफेस है, और ये वाला हम कह दें कि ये हमारा क्लेडिंग है, ये वाले पोर्शन आपका क्लेडिंग, इसको हम क्लेडिंग कहते हैं, ये हमारा क्लेडिंग है, इसको आप क्लेडिंग समझें। तो ये वाला, और अंदर का पोर्शन आपका, ये अंदर जो है आपका ये वाला कोर है, और ये आपका क्लेडिंग है। तो आप देखिए कि यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर है एंगल ऑफ क्रिटिकल से, क्योंकि ये रेज जो होती है आपकी कहाँ से जा रही है? डेंसर से रेयर में, और डेंसर से रेयर में जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाले, अगर एंगल आपका एंगल इससे आईसी से ज़्यादा हो तो ये रेज होती है इसी में रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो इसी में वापस आ जाए। फिर यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे इस तरह से हुआ, फिर ये आपका ऐसे हुआ, इस तरह से इसी में रिफ्रैक्ट होती है, और लास्टली ये जो होता है दूसरे एंड से बाहर निकलती है। तो ये हमारा है
स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर हुआ, इट गोज इनसाइड एंड सफर रिफ्लेक्टेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपका हुआ। अब देखिए यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देख लेते हैं। तो यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ऑप्टिकल फाइबर यूज टू ट्रांसफर ऑडियो वीडियो सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ईच फाइबर कैन ट्रांसमिट मोर देन 2000 सिग्नल साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरेंस। यानी एक साथ एक फाइबर में हम 2000 से अधिक सिग्नल को भेज सकते हैं विदाउट साइमल्टेनियसली, एक साथ बिना इंटरफेस के। व्यतिकरण नहीं होगा उनमें। व्यतिकरण का एक टॉपिक है स्टूडेंट, जब वेव ऑप्टिक्स में आपको शुरू करूंगा तो उसमें इंटरफेरेंस आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। बट इंटरफेरेंस का मतलब होता है ओवरलैपिंग, यानी इनके बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए एक साथ 2000 से अधिक सिग्नल को हम विदाउट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करा सकते हैं। अब देखिए सेकेंड यूज है, इट यूज इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एंडोस्कोपी होता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर पर ही बेस्ड होता है एंडोस्कोपी। पेट के अंदर का अगर पिक्चर लेना हो तो मुंह के रास्ते हम डॉक्टर जो होते हैं वो भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर, और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फोटो लेते हैं। पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये इसका इस्तेमाल जो होता है मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन में भी किया जाता है। इट इज यूज इन डेकोरेशन आइटम। डेकोरेशन आइटम में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप घरों में भी देखे होंगे या चौराहे पर बहुत सारे लोग लेकर वो होते हैं, और ये डेकोरेशन के लिए आपका यहाँ पे देखें ऐसे वायर लगे होते हैं, और देखे होंगे कि चौराहे पर बेच रहते होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से उसमें क्या होती है कि लाइटें जलती हैं ऑप्टिकल फाइबर में, यहाँ सेल लगा होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, और इस तरह से ये डेकोरेशन के लिए भी आपका इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल फाइबर। थैंक यू स्टूडेंट। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा, तनी गर्दा मचा दो हो।